ज्यादा चीट कौन करता है, मेल्स और फीमेल? आदमी है ना मल्टीपल रिलेशनशिप के लिए ही बना है। जो औरतें या आदमी कहते हैं ना कि मैं बच्चों की वजह से इस मैरिज में रह रहा हूँ, नहीं तो मैं कभी भी नहीं रहता, वो बहुत ही गलत संदेश दे रहे होते हैं अपने बच्चों को। सिर्फ उनको नहीं, उनकी माँ को भी आपसे प्रेम नहीं हो पाया। जो फीमेल्स हैं वो ज्यादा ग्रो कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं मेल्स में इनसिक्योरिटी आ गई है। क्योंकि आदमी ज्यादा ताकतवर औरत को, चाहे वो दिमाग से है चाहे वो धन से है, उसको वो पसंद नहीं करते हैं। जो है ना, आदमी को औरत की तरह काम करते हुए नहीं देख पाते, पर औरत को आदमी की तरह काम करते हुए देखते हैं तो उसको प्रेज करते हैं। और एप्स्टीन फाइल में औरत का नाम आया क्या? आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पंकजा तोमर, इंडियाज नंबर 1 एंड मोस्ट एक्सपेंसिव साइकोलॉजिस्ट, जिन्होंने बताया कि लोग चीटिंग क्यों करते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है और रिलेशनशिप्स क्यों फेल होते हैं। उनका कहना है हर अफेयर के पीछे एक कहानी होती है, सिर्फ विलन नहीं। ये कॉन्वर्सेशन आपको जज नहीं करेगी, बस आपको सोचने पर मजबूर करेगी। किस एज के मेल्स को ज्यादा अट्रैक्ट करती है सुंदर लड़कियां? DLF के जो मालिक, उन्होंने 95 ईयर्स में शादी की, क्या जरूरत थी? कभी भी एक रिलेशन में डिवोर्स के लिए कब जाना चाहिए, कब? आदमी सहन कर लेगा दूसरे आदमी को अपनी औरत के साथ। मैन जल्दी से डाइवोर्स के लिए अप्लाई नहीं करता। फैमिली का कितना रोल होता है मैरिज लाइफ को खराब करने में? वो शादी को तोड़ने में उनका बहुत बड़ा हाथ होता है, और शायद बेटा ये समझ ही नहीं पाता कि मेरी माँ भी गलत हो सकती है। बेस्ट क्या है, लव मैरिज और अरेंज मैरिज? तो भगवानों को तो आप मान रहे हो, पर कोई लव मैरिज करना चाहता तो आप उसको कह रहे हैं वी डिस्कार्ड हिम और हर फ्रॉम द सोसाइटी। कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है समाज, कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है। मतलब आई वाज शॉक्ड टू हियर दैट। जैसे फीमेल्स को गोल्ड डिगर कहा जाता है, क्या मेल्स डिगर होते हैं? जय माता दी। जय माता दी। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आज जो बातें होने वाली हैं, आई थिंक मैं आपको ऑफ कैमरा कह रही थी, मुझे क्वेश्चंस नहीं जरूरत पड़ने वाली है, बिकॉज सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं हर कोई मुझसे रिलेट भी करेगा और मेरे खुद के क्वेश्चंस होंगे और उससे ही ज्यादा लोग रिलेट करते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि एक इंसान को साइकोलॉजिस्ट के पास कब जाना चाहिए? क्योंकि ये मैं खुद भी सोचती रहती हूँ कि क्या मुझे कभी जाना चाहिए था या कब जाना चाहिए, क्योंकि आधी लाइफ में सफरिंग ऐसी हो रही होती है कि हम एक टाइम के बाद या तो वो डिप्रेशन में ही चले जाते हैं या वो चीज को दबा लेते हैं, एंड दबाने से शायद कहीं ना कहीं उसके साइड इफेक्ट्स जो हैं, आपकी एजिंग कहीं ना कहीं दिख रहे होते हैं। तो कब जाना चाहिए एक इंसान को? सो देखो, जैसे हमारे यहाँ पे तो साइकोलॉजिस्ट के बारे में अभी जब कोविड हुआ उसके बाद ज़्यादा एक्सपोजर मिला है। और अगर मैं 2013 तक की बात करूँ तो लोग बिल्कुल भी अवेयर नहीं थे साइकोलॉजिस्ट के बारे में। धीरे धीरे जब एक्सपोजर आया, जब लोगों को पता लगा कि मेंटल हेल्थ इशू हो रहे हैं कोविड की वजह से, OCD बढ़ रहा है या फिर डिप्रेशन बढ़ रहा है, एंग्जाइटी इश्यूज हो रहे हैं, फियर ऑफ डेथ है, फियर ऑफ अननोन है और फियर ऑफ लूजिंग है, उसकी वजह से लोगों ने ज़्यादा आना शुरू किया। ऐसा नहीं कह सकती कब जाना चाहिए, क्योंकि साइकोलॉजी सिर्फ डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, बर्नआउट पे काम नहीं करते हैं। हम लोग नॉर्मल पीपल्स के साथ डील करते हैं। हाँ, लोग सोचते हैं जो लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं वो पागल होते हैं या फिर उनको कोई बहुत ज़्यादा बड़े इशू होते हैं, तब साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। हमारे पास नॉर्मल पीपल आते हैं, सुपर सक्सेसफुल लोग आते हैं, जब उनको लगता है कि इमोशनल वर्नेबिलिटी बढ़ रही है, या मैं अपने इमोशंस के साथ डील नहीं कर पा रहा हूँ, या मेरे पास लोनलीनेस है और मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अकेलापन महसूस कर रहा हूँ, या फिर मुझे एंग्शियस फील हो रहा है पर मैं अपने घर वालों को नहीं बता सकता। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, बट व्हेन यू फील वनरेबल, इमोशनली वनरेबल, डिस्कनेक्टेड विद द एनवायरनमेंट, इमोशनली नम जो फीलिंग होती है, तब आपको साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको परफॉर्मेंस प्रेशर है, या आपका एक्सपोजर ऐसा हुआ है कि आपके पेरेंट्स ही आपका कंपटीशन बढ़ा रहे हैं घर के अंदर ही और वो सुन ही नहीं रहे हैं, राइट, तब आपको साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। फिर आपको रिलेशनशिप में जब आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपको नहीं सुन रहा है और आप उसको कुछ कहना चाह रहे हैं, आप अनहर्ड फील कर रहे हैं, अनलव्ड फील कर रहे हैं, अटेंशन नहीं मिल रहा है, अफेक्शन नहीं मिल रहा है, तब जाके साइकोलॉजिस्ट आपको एक नेविगेट करता है, उसको एंकर देता है क्लाइंट को कि हाउ यू विल नेविगेट योरसेल्फ, हाउ यू विल प्रोसेस योर ओन इमोशंस। तो साइकोलॉजिस्ट के पास एक स्वस्थ आदमी को भी जाना चाहिए, क्योंकि हम इमोशंस, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ और फाइनेंशियल हेल्थ और रिलेशनशिप
ग्रोथ और पेरेंटिंग सब पे काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जब डिप्रेशन में हो तभी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं। जब आपको कहीं पे स्टक फील होता है और आपके पास कोई भी नहीं है और आपको एक नॉन जजमेंटल इन्वायरमेंट चाहिए, कॉन्फिडेंशियल इन्वायरमेंट चाहिए, तो यू कैन कम टू अस। और ये कितना सच है कि कहते हैं कि एक बार अगर आप चले गए तो बार बार फिर आप जाते ही रहोगे, मतलब बार बार सेशंस होते रहेंगे, तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव। कुछ लोग ये सोच के भी पीछे हट जाते हैं। हाँ, so no doubt therapies are expensive because we work every day for 8 hours, 9 hours and we take all the negativity of the client who are sitting in the room. ऐसा नहीं है कि आप एक बार जाने लगे तो हमेशा ही जाना पड़ेगा, लेकिन मैं ऐसा सजेस्ट करती हूँ कि अगर आप एक बार थेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो एटलीस्ट यू शुड गो फॉर 12 to 15 टाइम्स, वंस इन अ वीक यू हैव टू गो, अगर आपको कोई स्पेसिफिक इशू है। और उसके बाद आपको कभी जरूरत पड़े तो आप उसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, क्योंकि उस साइकोलॉजिस्ट के पास आपकी पूरी केस हिस्ट्री होती है। आपको दोबारा से रिपीट करने की जरूरत नहीं होती कि आपके इनर चाइल्ड इश्यू क्या है, आपकी फैमिली का इन्वायरमेंट क्या है, आपका प्रोफेशनल इन्वायरमेंट क्या है, उसके पास पूरा डाटा हो जाता है साइकोलॉजिस्ट के पास। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक बार थेरेपिस्ट की जरूरत पड़ गई तो फिर आपको जाना ही पड़ेगा, ये बिल्कुल रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। आप कभी कभी साइकोलॉजिस्ट, मेरे पास तो ऐसे भी पेशेंट हैं या क्लाइंट हैं जो खुद आते थे, आजकल उनके बच्चे हमारे पास कभी कभी इशू लेके आते हैं, बिकॉज आई नो द फैमिली ट्री, आई नो द प्रॉब्लम्स इन द फैमिली इटसेल्फ। तो ऐसा ये मिथ है, मतलब कि साइकोलॉजिस्ट के पास एक बार जाना शुरू कर दिया तो जाना ही पड़ेगा। सबसे ज्यादा आज के टाइम पे रिलेशनशिप्स में क्या प्रॉब्लम आती है? चीटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड हाई परफॉर्मेंस वुमेन के साथ हाई परफॉर्मेंस वुमेन जो होती हैं उनके साथ भी प्रॉब्लम आ रहा है, बिकॉज दे डोंट वांट टू सेटल फॉर लेस। सो ये प्रॉब्लम है कि हमने जनरेशनल ट्रॉमा देखा है ना, कि मेरी दादी के साथ क्या हुआ, मेरी माँ के साथ क्या हुआ। जैसे मेरे को याद है, मेरी दादी बताती थी कि वो अपनी सास के साथ बैठ के अपने पति के साथ खाना नहीं खा सकती थी, उनको पर्दा करना पड़ता था। तो ये जनरेशनल ट्रॉमा ही था, क्योंकि उसकी भी सास को नहीं पता था कि वो ऐसा क्यों कर रही है। फिर मेरी मदर आई, मेरी मदर को बोला गया कि तुम्हें सिर के आगे पल्ला करना पड़ेगा, मतलब घूंघट करना पड़ेगा। फिर वो जनरेशनल ट्रॉमा मैंने ठीक किया कि नहीं, मुझे सिर पे पल्ला ही नहीं करना है। अब मेरी बेटी मेरा जनरेशनल ट्रॉमा कुछ ठीक करेगी। तो हाई परफॉर्मेंस वुमेन जो है ना, जनरेशनल ट्रॉमा ठीक करने के लिए भी रिलेशनशिप को नहीं चाहती हैं, रिलेशनशिप में जाना नहीं चाहती हैं। और रिलेशनशिप इसलिए खराब हो रहे हैं ज़्यादातर क्योंकि अवेकनिंग बढ़ रहा है वुमेन का। इसमें एक रीज़न है, बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न बताती हूँ। मैन को हमेशा फाइनेंशियल देखा गया कि प्रोडक्टिव है, प्रोग्रेसिव है, और वो प्रोटेक्टिव करेगा, हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेगा, राइट। और वुमेन को इमोशनल नीड्स के लिए देखा गया, नर्चरिंग, केयर के लिए देखा गया। तो अब क्या है ना, औरत प्रोडक्टिव भी है, प्रोग्रेसिव भी है। और आदमी ने तो प्रोग्रेस इमोशनल नहीं की, औरत ने फाइनेंशियल प्रोग्रेस कर ली। अब आदमी तो वहीं प्रोग्रेस के साथ रह गया, इमोशंस की प्रोग्रेस उसने नहीं की, उसकी फिर भी फाइनेंस प्रोग्रेस ही चल रही है, सोशल प्रोग्रेस कर रही है। यहाँ पे वुमेन ने इमोशनल प्रोग्रेस भी कर लिया, फाइनेंशियल भी कर लिया, फिजिकल भी कर लिया। नाउ दे आर गोइंग टू जिम, जुम्बा, पिलाटे एंड एवरीथिंग। तो क्या हुआ, अब डिसबैलेंस हो रहा है एनर्जीज में। और अब जो लड़के हैं 30s के, 20s के, वो समझ पा रहे हैं कि औरतें क्या चाहती हैं, वाई दे आर सो डिस्टर्ब विद द रिलेशनशिप। क्योंकि अब लड़के सोच पा रहे हैं कि इमोशनल कनेक्शन कितना ज़रूरी है किसी रिलेशनशिप में। ज़्यादातर इंडिया में ज़्यादातर वुमेन डाइवोर्स के लिए अप्लाई करती हैं, और वर्ल्ड में ऐसा माना जाता है 60 to 80% जो डाइवोर्स हैं अप्लाई किए जाते हैं वुमेन के द्वारा। मैन जल्दी से डाइवोर्स के लिए अप्लाई नहीं करता। A woman can live without a man, but man cannot live without a woman, क्योंकि उसकी इमोशनल डिपेंडेंसी ठीक उसी तरह से अपने पार्टनर के साथ होती है जैसी उसकी अपनी माँ के साथ होती है, राइट। सो इसलिए डिवोर्स रेट ज़्यादा बढ़ रहा है, रिलेशनशिप ज़्यादा खराब हो रहा है, क्योंकि वुमेन में अवेकनिंग बढ़ गई है। फर्स्ट इज अवेयरनेस, सेकेंड इज एक्सेप्टेंस, एंड थर्ड इज एक्शन। तो वुमेन आर टेकिंग एक्शन। क्या चाहिए होता है, जैसे आप बता रहे थे कि 20s 30s में आजकल लड़कों को, मेल्स को पता होता है कि एक डिजायर क्या है, एक लड़की को क्या चाहिए, क्या चाहिए आजकल फीमेल्स को? जो वुमेन है ना, उसको इमोशनल सिक्योरिटी सबसे पहले चाहिए, कि वो मुझे सुन रहा है, मुझसे बात कर रहा है, मुझे अटेंशन दे रहा है, मेरी तरफ देख रहा है ना। उसको दैट प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट शी वांट्स, दैट शील्ड शी वांट। जब उसको किसी लड़के से मिलती है ना, फिर वो कुछ भी नहीं देखती है, फिर वो उससे प्यार करने लग जाती है। और मैन को केयर चाहिए, नर्चरिंग चाहिए, हाउ मच शी लव्स मी, हाउ शी टेक्स केयर ऑफ मी। तो वुमेन हमेशा मैन में फादर को देखती है, और जो मैन है वो वुमेन में मदर को देखता है, राइट।
एंड इसका रीज़न है कि नोमैड जब हम थे ना, तो नोमैड से ही हम ऐसा देखते आ रहे हैं कि वुमेन की ड्यूटीज़ अलग हैं और मेन की ड्यूटीज़ अलग हैं। ये सूडो फेमिनिस्ट है ना कि हम औरतें आदमी बन सकती हैं, आदमियों को औरत बन जाना चाहिए, विच इज़ नॉट पॉसिबल। एवरीवन हैव देयर इंडिविजुअल ड्यूटीज़ इन दिस वर्ल्ड। तो ना तो औरत आदमी की जगह ले सकती है, ना आदमी औरत की जगह ले सकता है। दोनों 50-50 हैं, शिव और शक्ति का स्वरूप हैं दोनों ना, तो दोनों को 50-50 जिम्मेवारियां दी गई हैं। तो बेहतर होगा दोनों अपनी अपनी बेस्ट करें। तो क्या ये भी एक रीजन कह सकते हैं आजकल प्रॉब्लम्स का कि जो फीमेल्स हैं वो ज्यादा ग्रो कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं मेल्स में इनसिक्योरिटी आ गई है? क्योंकि अगर मानिए दोनों पार्टनर्स हैं और फीमेल जो ज्यादा ग्रो कर रही है, ऑब्वियसली वो ध्यान भी अपनी फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रख रही है, वो अच्छा अर्न भी कर रही है और रिलेशंस भी उसके अच्छे हैं, सोशलाइज भी हो रही है, तो कहीं ना कहीं मेल्स को थोड़ा सा इसको लेकर इनसिक्योरिटी होती है, चाहे वो भी सेम उसमें है, बट देन ऑल्सो आदमियों में ज्यादा इनसिक्योरिटीज होती हैं, औरतों में कम इनसिक्योरिटीज होती हैं व्हेन दे आर इन द रिलेशनशिप। बट ये तो उल्टा कहते हैं ना, कहते हैं लेडीज ज्यादा इनसिक्योर होती हैं, जेलस हो सकती हैं, इनसिक्योर नहीं। हाँ, women tend to be jealous but men have more insecurities। औरतें क्या चाहती हैं, आपने मेरे से पूछा था ना, कोई मुझसे मुझसा प्यार करे, यानी कि जिस तरह से मैं अपने पति या लवर को प्यार करती हूँ, अपने प्रेमी को प्यार करती हूँ, कोई मुझसे ऐसा प्यार करे। और आदमी के बस का वैसा प्यार करना है नहीं, तो हमारी एक्सपेक्टेशन गलत है ना उनके साथ। तो शायद औरतों को ज़्यादा क्लोजनेस चाहिए, लवी डवी चाहिए, क्लिंगीनेस चाहिए, उनको ज़्यादा नहीं महंगे पर्स चाहिए, महंगी गाड़ियाँ चाहिए। ऐसा लड़के सोचते हैं कि गोल्ड डिगर है, लड़कियां तो खुद ही कमा रही हैं। आज मुझे कुछ खरीदना होगा, आज एम्पोरियो जाके एम्बियंस जाके मैं कुछ भी खरीद सकती हूँ ना। लड़कियों को कनेक्शन चाहिए, है ना, उनकी इमोशनल वल्नरेबिलिटी को संभालने वाला चाहिए, उसके टफ पीरियड में उसको सुनने वाला चाहिए। और आदमी को भी शायद यही चाहिए, पर आदमी के इमोशनल जो कनेक्शन है ना उसके खुद के साथ ही ठीक नहीं है। क्योंकि आदमी को तो हमेशा बताया जाता है ना कि लड़कियों की तरह मत रहे और लड़कियों की तरह मत बात कर। और हमारे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में ही मिसोजिनी बहुत है। मिसोजिनी होता है कि जब मिसोजिनी का मतलब ये होता है कि जब औरत को ये बताया जाता है ना, अरे ये तो देखो बॉस लेडी है, ये तो लड़कों की तरह काम कर रही है, ये लड़कों की तरह कमाती है, लड़कों की तरह गाड़ी चलाती है, इसके पास तो लड़कों की तरह पैसा कमाने का आमदा रखती है, राइट। और जब आदमी को ये बोला जाए ना कि यार ये तो लड़कियों की तरह किचन में काम भी कर लेता है, ये तो लड़कियों की तरह बच्चे का ख्याल भी रख लेता है, तो डिस्क्रिमिनेशन फील होता है उनको कि अरे ये ऐसा कैसे कर सकते हैं। मतलब औरत आदमी नहीं बन सकता, पर औरत आदमी बन सकती है, पर आदमी औरत नहीं बन सकता। ये मिसोजिनी है। मतलब आप स्त्री पे क्वेश्चन उठा रहे हो कि अगर आदमी औरत जैसा बन रहा है वो गलत है, पर अगर औरत आदमी जैसी बन रही है तो वो ठीक है, यानी कि वो सुपर वुमेन है। पर अगर आदमी औरत जैसे काम करता है तो वीक मैन है। आप सोचो कितनी गलत बात है ये। इसको बोलते हैं साइकोलॉजी में कन्वीनियंशियल कंडीशनिंग बोलते हैं, इसको सोशल कंडीशनिंग बोलते हैं। कलेक्टिव साइकोलॉजी का ये पार्ट आता है। कलेक्टिव साइकोलॉजी सोसाइटी से बनती है। कलेक्टिव साइकोलॉजी में जो चीज़ बन गई, जिसकी कंडीशनिंग हो गई, ये भी तो एक कंडीशनिंग है ना कि औरत ही बच्चे को पालेगी, औरत ही सास ससुर का ख्याल रखेगी, आदमी औरत के घर जाके नहीं रह सकता। ये सब सोशल कंडीशनिंग के अंडर आता है। और ये हमारी इतनी स्ट्रांग है ना, सोशल कंडीशनिंग हमारे इम्बाइब्ड इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि हम जो है ना आदमी को औरत की तरह काम करते हुए नहीं देख पाते, पर औरत को आदमी की तरह काम करते हुए देखते हैं तो उसको प्रेज करते हैं। हमारी एक रील बहुत वायरल हुई थी, मैंने एक पॉडकास्ट किया था अमित सांगवान जी के साथ, और मैंने उनसे पूछा था कि क्या देखना चाहिए शादी से पहले, एक लड़की में क्या देखना चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि अगर लड़की को देखना है तो उनकी मदर को देख लो, बिकॉज जैसी उनकी मदर है वो सेम वैसी ही बन जाएगी। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानती। ओके, तो क्या देखना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? कोई भी शादी करने से पहले उसके माँ बाप की बजाय रिलेशनशिप में जब आप आते हैं तो वो देखना चाहिए आपकी इंटेलेक्चुअल इंटीमेसी कैसी है। तो फर्स्ट इज इंटेलेक्चुअल इंटीमेसी, कि आप एक तरह की बात कर पा रहे हैं, यानी आप ग्रोथ की बात कर पा रहे हैं, यानी आपका इंटेलेक्चुअल लेवल कितना है, आप क्या रीड करते हैं, आप किस तरह से सोचते हैं, आपका ग्रोथ पर्सपेक्टिव क्या है, कितने प्रोडक्टिव हैं। फर्स्ट इज इंटेलेक्चुअल। सेकेंड इज सेक्शुअल इंटीमेसी, कि वो कितना प्रोन है, मतलब कितना प्रो है उस रिलेशनशिप में
सॉरी वी नीड टू टॉक अगेन, सेक्सुअल इंटीमेसी इज द सेकेंड थिंग, एंड आप कितने एक्टिव हो अपनी सेक्सुअल इंटीमेसी में, फिजिकल इंटीमेसी में, कितने रोमांटिक हो सकता है कि दूसरी वो जो लड़की है वो ए सेक्शुअल हो और आदमी जो है प्रो हो सेक्सुअल एक्टिविटीज में, तो वो शादी नहीं चल पाएगी, आज नहीं तो कल वो टूट जाएगी, राइट। और थर्ड इज इमोशनल कनेक्शन, कितना कनेक्ट फील कर पाते हो आप, कितने सारी हॉबीज को एक साथ कर पाते हो, कितना सोशल गैदरिंग में कितना कंफर्ट फील कर पाते हो, आपका कनेक्शन घर में कैसा है, आप किचन में एक दूसरे के साथ कैसे हेल्प कर सकते हो, rather than seeing at the parent। मतलब ये तो हरियाणवी कहावत है ना कि माँ को देख लो तो पता लग जाएगा कि बेटी कैसी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एवरीवन हैज देयर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंडिविजुअल पर्सनालिटीज। तो मैं ऐसा नहीं मानती कि माँ को देखो तो वैसा ही बेटी हो जाती है, ऐसा नहीं है। मैं तो अपनी माँ जैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल अपने पिता जैसी। मैं भी बिल्कुल मतलब अपोजिट हूँ। तो लड़कियां अपने फादर से गुण लेती हैं और लड़के ज्यादातर अपनी मदर के गुण लेके पैदा होते हैं। पैदा नहीं मतलब लड़के जो है ब्रिंगिंग उनकी मदर के जैसी रहती है। आपकी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप भी कहीं ना कहीं भूत प्रेत बाधा से तकलीफ में हैं, पितर दोष है, या आपको समझ नहीं आ रहे हैं कि लाइफ के आप उस फेज में हैं जहां आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, बिजनेस करें या जॉब करें, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, आगे फ्यूचर क्या है, मोक्ष की राह पर चल भी रहे हैं कि नहीं, आपको अपने इष्ट देव के बारे में पता भी है, लाइफ का पर्पस क्या है, करने क्या आए हैं। इस धरती पर कभी भी कोई भी ऐसे ही जन्म नहीं लेता है, हर एक आत्मा का एक लक्ष्य होता है, कुछ करने वो आई है। इन सब की क्लैरिटी कहाँ मिलेगी? इन सब की क्लैरिटी आपको आकाशिक रीडिंग में मिल जाएगी, जहां आपके ही मास्टर्स, जहां आपके ही पूर्वज, जहां आपका ही इष्ट देव ये बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए इस पूरी लाइफ में, आपका क्या पर्पस है और पास्ट लाइफ में आप क्या करके आए थे। कोई कर्म पेंडिंग तो नहीं था जो आपको पूरा करना चाहिए? क्या आपके पूर्वज जो इस धरती पर नहीं है कुछ कहना तो नहीं चाहते हैं? इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ आपको आकाशिक रीडिंग के सेशन में मिल जाएंगे। अगर आप भी अपनी रीडिंग करवाना चाहते हैं, आप भी क्लैरिटी चाहते हैं लाइफ को लेकर, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं अपना स्लॉट। तो अपने बारे में जानिए, क्लैरिटी लीजिए लाइफ में कि करना क्या है, सॉल्यूशंस पाइए अपने इष्ट देव से, अपने पूर्वजों से। जय माता दी। लड़कों को क्या देखना चाहिए लड़कियों में? मतलब अगर वो किसी रिलेशनशिप के लिए जा रहे हैं तो क्या देखना चाहिए? क्या उनको, अगर मैं कहूँ, क्या 3 पॉइंट्स उनको ध्यान में रखने चाहिए? 3 to 5 पॉइंट्स क्या ध्यान में रखने चाहिए एक लड़की को लेकर? देखिए, हम ना प्री मैरिटल काउंसलिंग करते हैं, उसमें हम बोलते हैं पेरेंट्स को कि बजाय कुंडली मिलाने के बजाय तुम गोत्र तो मिलाने ही चाहिए। आई रिकमेंड कि गोत्र तो मिलने ही चाहिए, पर मैं रिकमेंड करती हूँ कि साइकोमेट्रिक असेसमेंट होना चाहिए रेदर देन ज्योतिषी के पास जाने के बाद, क्योंकि ज्योतिषी तो अपना बेरा उसका क्या होना रहा है, वो दूसरा के बारे में क्या बताओगा। तो साइकोमेट्रिक असेसमेंट होना जरूरी है। दूसरा, उनका प्री मैरिटल काउंसलिंग होना जरूरी है। लड़के को ये देखना चाहिए एक लड़की में कि वो उसका माइंड सेट कैसा है, वो अपनी सारी एनर्जी को गॉसिप में तो नहीं लेके जा रही है। अगर कोई लड़की बहुत ज्यादा गॉसिप कर रही है तो बहुत लंबे समय तक वो लड़का उसके साथ कनेक्टेड नहीं फील कर पाता, क्योंकि लड़के को चाहिए इन्वेंशन, उसको चाहिए ग्रोथ, उसको चाहिए प्रोडक्टिविटी। बट लड़की जितनी भी फीमेल्स हैं, मतलब उनको तो कहते हैं ना जी हल्का करना है, मतलब दुख तो निकालना ही है। कहाँ निकालेंगी वो? अगर एक आपने अगर देखा होगा ना, मतलब कहते हैं कि हस्बैंड एक सबसे सेफ ऑप्शन होता है, या जिसके साथ आप रिलेशन में सबसे सेफ ऑप्शन है, उनके सामने जो भी निकालना है। अब इसको थोड़ा सा फनी वे में ये लोग ये लेते हैं कि वो सुनते ही नहीं है, उनको तो हस्बैंड सुनते ही कितना है? मैं तो यही कह रही हूँ आपको, मेरा नेक्स्ट सेंटेंस यही होना था कि हस्बैंड नहीं सुनते हैं। तो इस रेदर देन टॉकिंग टू समवन, राइट योरसेल्फ। अगर आपको बहुत ज्यादा वनरेबल फील हो रहा है और आप इतना इनकम नहीं कर रहे कि साइकोलॉजिस्ट हायर कर सकें, तो आप लिखना शुरू कीजिए। और आदमी को जो ना रिलेशनशिप में सबसे पहले ये फील होना चाहिए कि ये जो वुमेन है जब मेरे पास आएगी तो मैं ग्रोथ कर पाऊंगा। मतलब लड़के को देखना चाहिए। अगर आप एक बहुत ही नैरो माइंडेड लड़की के साथ हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, इसके साथ क्यों मिले, लड़कियों से नहीं मिल सकते। आई हैव सीन वुमेन जो ये कहती है लोकेशन शेयर करके ही देखोगे, जहाँ पे भी जाओगे लोकेशन शेयर करके जाओगे, वो रिलेशनशिप कैसे चलेगा? वो लड़का तो आगे बढ़ना चाहता है, वो लड़की वहीं पे स्ट्रक रहना चाहती है। तो इस दुनिया में 2 ही प्राणी है, एक औरत है और एक आदमी है। अगर मैं आपको बोलूं कि सिर्फ आप आदमियों के साथ नहीं औरतों के साथ ही पॉडकास्ट करोगे तो आपको कैसा फील होगा? आपको लगेगा मेरी तो ग्रोथ रुक गई। या आप अपने हस्बैंड को बोलोगे कि नहीं तुम लड़कियों से नहीं मिल सकते, लेकिन उसके तो ऑफिसर जो है लड़कियां भी होंगी। तो आप दोनों ही लोगों से मिल सकते हैं। तो ये देखना कि कितना वाइड एक्सपेंड है उसका थॉट्स का, उसके इमोशंस का, लड़कों को ये देखना बहुत जरूरी है। प्री मैरिटल काउंसलिंग में हम यही देखते हैं कि वो ग्रोथ एस्पेक्ट कितना रखते हैं, वो पेरेंटिंग के बारे में क्या सोचते हैं, उनके डील ब्रेकर्स क्या हैं।
लड़के लड़की को रिलेशनशिप में जाने से पहले डील ब्रेकर्स देखने जरूरी हैं। मान लो आजकल लड़कियां बच्चे नहीं पैदा करना चाहती, तो लड़का कंपेल नहीं कर सकता कि तुम मेरे से शादी करोगे तो तुम्हें बच्चे पैदा ही करना जरूरी है, क्योंकि पहले से डिसाइड कर लो ना कि अगर आप इस लड़की के साथ शादी कर रहे हो और ये चाहती है कि बच्चे पैदा नहीं करना चाहती, तो मत करो उससे शादी। यू हैव थाउजेंड्स ऑफ ऑप्शन, यहाँ पे 140 करोड़ की जनता है। और दूसरा जो है लड़के को ये देखना जरूरी है कि वो फाइनेंशियली कैसे डेवलपमेंट को देखती है। मैं तो लड़कियों को कहती हूँ कि फाइनेंशियली आप अपने आप के भी सारे एस्पेक्ट्स खुद देखो, आप आदमी के ऊपर डिपेंड ही मत रहो। तो फाइनेंशियल कैसे ग्रोथ करना चाहती है, मेंटली कैसे ग्रोथ करना चाहती है, इमोशनली कैसे फील करती है, आप साइकोलॉजिकली कितना ग्रोथ माइंडसेट रखते हो, पेरेंटिंग के बारे में क्या सोचते हो, ट्रैवलिंग के बारे में क्या सोचते हो, आप कनेक्शन, सोशल कनेक्शन के बारे में क्या सोचते हो, ये सारे एस्पेक्ट के बारे में बात होनी चाहिए। सिर्फ लव इज नॉट एनफ फॉर द रिलेशनशिप। क्या ये सारे एस्पेक्ट्स मिलते हैं? नहीं, कभी सारे मैच नहीं मिल होते हैं? सकते, नहीं होते। सारे नहीं मिल सकते। यू कैन नॉट हैव एवरीथिंग इन वन प्लेट वो ना। तो कहते हैं ना कि मतलब सब कुछ तो एक इंसान में कभी मिल ही नहीं सकता है। नहीं मिल सकता। तो फिर तो पर ऐसा बोला जाता है कि 60% भी अगर आपका प्री मैरिटल काउंसलिंग मैच हो गया तो इट्स अ वंडरफुल मैरिज। 60% से ऊपर अगर सेटिस्फेक्शन है किसी मैरिज में, इट्स अ वंडरफुल मैरिज। और अगर 50 से नीचे है तो फिर मैरिज ऑन द रॉक्स है। ऑन द रॉक्स का मतलब नीचे है। ओके, तो मैं इसमें ना आपको 2 एग्जांपल्स दूंगी। मानिए एक एग्जांपल है, एक रिलेशन है जिसमें हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी है, अंडरस्टैंडिंग है, सपोर्टिव है हस्बैंड, और सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बट कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है, जेलस फैक्टर है किसकी तरफ से? हस्बैंड की तरफ से। इनसिक्योरिटी है, जेलस है। तो मैंने तो आपको बोला ना, मैन आर मोर इनसिक्योर इन द रिलेशनशिप ऑलवेज। इनसिक्योरिटी है, जेलस है, और जेलसी अगर हम ले दोनों एंगल से ले लेते हैं, ब्यूटी को लेकर भी इनसिक्योरिटी और अर्निंग को लेकर भी, तो उस रिलेशन में क्या है? देखिए, आपने एग्जाम्पल सुने होंगे ना कि जब आदमी ज्यादा कमाने लग जाता है तो औरत उसको ना हेल्प करती है कि तुम ये वाला कोट पहन के जाओ, मीटिंग में जा रहे हो तो खाना लेके जाओ, और तुमने प्रिपरेशन कर ली या नहीं, वो नोट्स बना रहा होगा, औरत उसके लिए खाना लगा रही होगी, उसके शूज रखेगी, उसकी ड्रेस रखेगी। ऐसा करती हैं औरतें, राइट? तो वो सिक्योर है कि मेरा जो मैन है वो कमाने के लिए जा रहा है, उसको कॉन्फिडेंस फील होता है। पर जब औरत ज्यादातर जाती है ना, ऐसा करती है कि वो मीटिंग्स कर रही है, बहुत सुपर वुमेन है, बॉस लेडी है, तो मैन को ना इनसिक्योरिटी ऑटोमेशन में आ जाती है। मैंने बोला ना मिसोजिनी है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं, मेल ईगो नहीं, वो ईगो नहीं है, वो कंडीशनड ऐसा है ना कि अगर औरत के नाम पे शादी के कार्ड आने शुरू हो जाए तो सास ससुर ही कहने लग जाते हैं कि भाई ये इसका घर है, तेरा घर है। इट हैज हैपेंड इन माय लाइफ, आई हैव सीन इट, राइट? तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि औरत जो है इनसिक्योर नहीं फील करती, औरत जेलस फील कर सकती है अगर कोई आदमी अपनी औरत के साथ जो है किसी और औरत के साथ जाके हैंकी पैंकी करता है, तो इस वजह से। अदरवाइज औरत इनसिक्योर नहीं है रिलेशनशिप में, वो तो बहुत सिक्योर है अपनी रिलेशनशिप में, वो जेलस हो सकती है। आदमी इनसिक्योर फील करता है। तो इस रिलेशनशिप का क्या है, मतलब ये क्या चलते हैं, इसमें कंपैटिबिलिटी हम कितनी माने? देखो, वैसे तो ऐसा बोला जाता है कि इंडिया में 70% मैरिजेस डेड मैरिजेस हैं, राइट? आई हैव सीन नो सेक्स मैरिजेस, I have seen childless marriages because of the men or women. I have seen dead marriages because of the in-laws. I have seen people who are sleeping in different room from last 10 years, but they are in the marriage because they wanted to show the society कि ये marriage अच्छी चल रही है, ये marriage बहुत बढ़िया चल रही है, और अंदर कमरों में वो अकेले रूम मेट्स और रूम पार्टनर्स की तरह रह रहे हैं। आई हैव सीन पीपल जो एक दूसरे से 1-1 साल तक बोले नहीं है, पर वो डिवोर्स नहीं ले सकते, और उनको ऐसा लगता है कि हम डिवोर्स नहीं लेंगे तो एक अच्छा ही काम करें। आप अपने बच्चों के सामने एग्जाम्पल पुट अप कर रहे हो कि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में बहुत लंबे समय तक रहा जा सकता है। ये टॉक्सिक ट्रेट है इंसान का अगर वो किसी बैड रिलेशनशिप में रह रहा है, क्योंकि उनकी खुद की इनसिक्योरिटीज उनको एक दूसरे से दूर नहीं होने देना चाहती, और उस सिक्योरिटी की वजह से कि सोशल सिक्योरिटी को देखता है इंसान, अपने आप को नहीं देखता कि वो कितना वनरेबल इस रिलेशनशिप में फील कर रहा है, इसको इसमें नहीं रहना चाहिए अगले 40-50 ईयर्स, चाहे वो अकेला गुजार ले, दूसरे रिलेशनशिप में ना चाहे, पर एक डेड मैरिज में रहने से बेहतर है अकेला रहना। तो ऐसे रिलेशनशिप जो होते हैं ना, एंड टू एंड वो खत्म होते हैं अंदर से, पर अंदर ही घुन की तरह खत्म हो रहे होते हैं, पर वो किसी को दिखा नहीं पाते। और अगर वो कहते भी अपने आसपास वाले लोगों से, लोग उनको यही सजेस्ट करते हैं, देख लो भाई लोग क्या कहेंगे, है ना? लोगों का काम है कहना, लोग तो कहते ही रहेंगे, लोग तो हमें भी कहते होंगे कुछ ना कुछ, आपको भी कहते होंगे, पर हम लोगों को देख के चलेंगे तो फिर हमारा जीवन तो अच्छा नहीं हो सकता। हाँ, और जिंदगी ऐसे निकलती है, पता भी नहीं लगता। बिल्कुल। और एक और एग्जांपल जैसे अगर मैं आपको दूं, मानिए कोई रिलेशन है, उसमें
हस्बैंड केयरिंग बहुत है, बहुत प्यार है, बहुत सब कुछ है, सेक्स लाइफ सब कुछ बेस्ट है, बट बाउंड्रीज है कि पॉजेसिव है। यस, पॉजेसिव इज द राइट वर्ड। तो उस रिलेशन में कैसा रहता है? तो possessiveness is also a toxic trait of a man और woman, दोनों में ही इट इज नॉट गुड। वो फिर जो पॉजेसिव है ना, चाहे मैन है वुमेन है, उसका खुद का इनसिक्योरिटीज है, क्योंकि उसमें इतनी क्वालिटीज या तो नहीं है कि वो सस्टेन कर पाएगी वो वुमेन, तो इसलिए वो पहले से ही डाउट की दृष्टि से उसको देखने लग जाता है, सस्पिशियस हो जाता है, इनसिक्योर हो जाता है, राइट। तो वो रिलेशनशिप भी आप अच्छा रिलेशनशिप मानेंगे उसको जो पॉजेसिवनेस के साथ है, क्योंकि कई की लड़कियों को पॉजेसिवनेस अच्छी लगती है। हाँ, डिमांड करती हैं। हाँ, तो यू वांट दैट, मतलब आई कांट डील विद इट, आई कांट डील विद इट। मेरी पर्सनल नहीं, मेरी बहुत अच्छी मैरिड लाइफ है, बहुत अच्छी, मुझे मत जज करना, मैं सिर्फ ऑडियंस। नहीं, मैं आपको जज नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट आस्किंग टू यू, अगर आपके पार्टनर सपोज ऐसा पॉजेसिव फील करें, विल यू फील गुड? नहीं, इट्स गुड। कभी, नॉट एवरी टाइम। और मैं ये इसलिए क्लियर कर रही हूँ कि ऑडियंस आप पैम्परिंग में और पॉजेसिवनेस में डिफरेंस जानते हैं ना? मैं इसलिए क्लियर कर रही हूँ क्योंकि मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, एंड आई नो ऑडियंस सोचेगी मैम मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, मेरी लाइफ माता रानी का बहुत अच्छा आशीर्वाद है, बट वैसे पूछ रही हूँ बिकॉज ये मेरी टीम है और जब हम बात करते हैं, यस, वी मेट सो मेनी पीपल इन द वर्ल्ड, ये चीज मैंने नोटिस की है। तो यहाँ पे आपने जैसे पैम्परिंग और पॉजेसिवनेस में आपने कहा, मैं आपसे ही ये क्वेश्चन करना चाहूंगी, क्या फर्क है पैम्परिंग में और पॉजेसिवनेस में? देखिए, अगर आपका पार्टनर, चाहे वो मैन है वुमेन है, ऐसा कह रहा है कि तुम किसी और से बात नहीं कर सकते, तुम किसी के साथ मीटिंग के लिए नहीं जा सकते, तुम्हारी टीम में कोई लड़की या लड़का नहीं होना चाहिए, आप नहीं जा सकते किसी के साथ, राइट, और तुम अपनी माँ से भी बात नहीं करोगे, आप, मैंने ऐसी भी औरतों को देखा है जो कहती हैं अपनी बहनों से बात नहीं करोगी, या लड़के कहते हैं कि तुम अपने किसी क्लासमेट से बात नहीं करोगी, या तुम अपने कजिन से बात नहीं करोगी, तो वो पॉजेसिवनेस है, वो जो है ना रियल पॉइजन है फॉर द रिलेशनशिप। और पैम्परिंग होती है कि बेबी यू आर माइन, आई लव यू सो मच, आई फील सो कनेक्टेड विद यू एंड आई वांट टू पोर ऑल द लव व्हाट आई हैव ऑल द केयर एंड कंसर्न अबाउट यू, एंड यू नो लव इज ऑल अबाउट फ्रीडम। आप फ्री छोड़ दो, अगर कोई आपसे प्यार करता आपके पास ही रहेगा, वो वापस वो जा ही नहीं सकता कहीं पे, राइट। और अगर आप उसको ज्यादा ही ऐसा फील करवा रहे हो कि नहीं तुम मेरे ही हो, तुम मेरे पास ही रहो, तो जो ना वो सोने के पिंजरे की तरह हो जाता है, फिर वो उड़ना ही चाहता है। और कोई भी पॉजेसिवनेस है ना, वो पॉइजन ही है। यानी कि अगर कुछ भी ज्यादा है, एक्सेस में है, तो वो नुकसान देगा ही वो देगा। कहते हैं ना, अति सर्वत्र वर्जित, अत्यधिकता हर चीज की बुरी होती है, चाहे वो प्यार की हो, चाहे बहुत ज्यादा नफरत की हो, तो अति सर्वत्र वर्जित एक है संस्कृत में। आपने जैसे एक बार अभी जब हम बात कर रहे थे, आपने कहा था कि गोत्र मिलाना भी बहुत जरूरी है, सरनेम्स मिलाना भी बहुत जरूरी है, क्यों? सरनेम इसलिए मिलाना जरूरी है कि एक तो ना आप जब गोत्र छोड़ के शादी करते हैं तो आपका जो जेनेटिक जो जीन्स पैदा होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि अगर एक ही गोत्र में शादी की जाएंगी तो दोनों के फ्लॉज इस बच्चे में आ जाएंगे, इससे ज़्यादा डिजीज़ उसके अंदर होने के चांसेस हैं, चाहे वो कोई भी साइकोलॉजिकल डिजीज़ हो सकते हैं या कोई फिजियोलॉजिकल डिजीज़ होती हैं, क्योंकि आपने ब्लड को चेंज ही नहीं किया। इसलिए पहले जो राजा होते थे ना, दूर दूर से रानियों को लेके आते थे, जैसे कांधार की रानी को ले आए, इराक से कोई आ गया, ईरान से कोई आ गई हमारे इंडिया में, भारत में। तो इस तरह से जब आप जितना डिस्टेंट मैरिज करेंगे वो हाई ब्रीड मैरिज होगी। हाई ब्रीड मैरिजेस में बच्चे हाई ब्रीड ही पैदा होंगे। अगर आप इंटर फैमिलीज शादी कर लेते हैं तो ज़्यादा वर्नेबिलिटी फिजिकल और इमोशनल आ सकती है। इसलिए गोत्र और सरनेम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। एक रिलेशन के लिए रेड फ्लैग क्या है? भाई ये मुझे रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग बिल्कुल नहीं समझ में आता है। वैसे तो कोई रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग मैं नहीं मानती हूँ, मैं इस सिस्टम को मानती ही नहीं हूँ। हर किसी के अपने रेड फ्लैग होते हैं, हर किसी के ग्रीन फ्लैग होते हैं। ये तो आपके इन्फ्लुएंसर जो है ना इंटरनेट पे, उन्होंने फैला दिया है। कोई आदमी है जिसके अंदर रेड फ्लैग ना होते हो? होते हैं, सब में होते हैं। सब में होते हैं, सब में ग्रीन फ्लैग भी होते हैं। पर जब कोई ज्यादा ट्रेट होता है ना, जो डिसऑर्डर में चेंज हो जाता है पर्सनालिटी वाइज, वो रेड फ्लैग है। कि आप चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो, मार्केट में भी बदतमीजी कर रहे हो, फैमिली वालों के सामने भी बदतमीजी कर रहे हो, एंगर इशू बहुत इंटेंस है, बहुत एग्रेशन है, तो वो रेड फ्लैग है। अगर आप रेड फ्लैग नाम देना चाहें, हम इसको डिसऑर्डर का नाम दे देते हैं। और या फिर एक पार्टनर बहुत मल्टीपल रिलेशनशिप में है और आपको पता है कि मेरा पार्टनर मल्टीपल रिलेशनशिप में है, फिर भी आप उसके साथ रह रहे हो, तो आप खुद ही रेड फ्लैग हो अपने लिए। मल्टीपल रिलेशंस आपने कहा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स क्यों होते हैं?
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इसलिए नहीं होते कि कोई शौक के लिए नहीं शुरू करता है। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है ना, यू आर मिसिंग समथिंग इन योर रिलेशनशिप, देन यू टेंड टू गो टू अदर पर्सन टू हैव दैट सिक्योरिटी ऑफ लव, अफेक्शन, अटेंशन। और जब भी आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कोई जाता है ना, तो मिसिंग फैक्टर के साथ जाता है कि मेरे को यहाँ पे लिसनिंग नहीं मिल रही है, मेरी सेक्सुअल अर्जेस पूरी नहीं हो रही हैं, या फिर मैं ट्रैवलिंग करना चाहता हूँ, मेरा पार्टनर तो करना ही नहीं चाहता है, तब पीपल टेंड टू गो फॉर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। और पुणे, बेंगलोर, गुड़गांव, मुंबई और दिल्ली और चंडीगढ़ ये मोस्ट हायर लेवल पे हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास एक्सपोजर है। और ज़्यादातर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नीड से शुरू होते हैं, राइट? किसी की फाइनेंशियल नीड हो सकती है, किसी की इमोशनल नीड हो सकती है, किसी की सोशल नीड हो सकती है, इसलिए एक्स्ट्रा मैरिटल। और ऐसा नहीं है कि अभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहे हैं, है ना? गांव में भी पहले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते थे। गांव में होते थे पहले? हाँ हाँ, गांव में आप हरियाणा से आप पूछ लीजिए अपने दादा दादी से और कभी नहीं सुने। यू जस्ट गो एंड टॉक टू देम। पहले होते थे, घर में ही हो जाते थे, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अब एक्सपोजर होने लग गया उनका कि क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस फोन एंड इंटरनेट एंड ऑल। लेकिन गाँव में भी होते थे, गाँव की सीमाओं से बाहर भी होते थे, सिटीज में भी होते थे, सब जगह होते थे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हमेशा से हैं। ओके। अब हमने नाम दे दिया है। ज्यादा चीट कौन करता है, मेल्स और फीमेल्स? मैन। ओके। यस, 200% मैन। कैसे, क्यों? एक वर्ड होता है पॉलीएमरस। आदमी है ना, मल्टीपल रिलेशनशिप के लिए ही बना है। आप किसी भी अगर अपनी हिस्ट्री में जाएंगी तो आप देखेंगे ज़्यादातर राजाएं बहुत सारी रानियां लेके आ जाते थे, ज़्यादातर मंत्रियों की शादियां ज़्यादा हो जाती। वो उनमें जेनेटिकली इतना इम्बाइब्ड हो चुका है ना कि वी कैन ओन द वुमेन, राइट? एंड वी कैन दे हैव सीन, मतलब इन द पास्ट जनरेशन वुमेन एज ए ऑब्जेक्ट, राइट? उनके लिए ऑब्जेक्ट होती थी। और अब जो है वुमेन ज़्यादा एजुकेटेड हो गई हैं, ज़्यादा अवेयर हो गई हैं, तो वो अब ऑब्जेक्ट बनना नहीं चाहती हैं ना। पहले आपने भी देखा होगा, गांव में जिसकी ज़्यादा ज़मीनें होती थी उसकी 2 शादी कर देते थे, जिसको लड़का नहीं होता था उसकी भी 2 शादी कर देते थे, जिसको एक ही लड़का रह जाता था उसके लिए भी दूसरी शादी हो जाती थी, राइट? ये तो सुना ही होगा आपने। तो ये भी गाँव में भी पहले से हो रहा था। तो उसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं बोलते थे, उसको चीट नहीं बोलते थे, वो खुलेआम हो जाता था। इसलिए मैन ज़्यादा पॉलीएमरस है और वुमेन मोनीएमरस है, जिसको मोनोगेमिस्ट बोलते हैं या पॉलीगेमिस्ट बोलते हैं। ये वर्ड यूज किए जाते हैं वुमेन एंड मैन के लिए। कि जो सबसे ज्यादा देखने वाली इसमें ये है कि जैसे फीमेल जो होती है, लेडीज जो होती हैं, वो बहुत ज्यादा पॉजेसिव होती हैं अपनी चीज को लेकर। बहुत ज्यादा वो होता है कि ये मेरी है या ये मेरा है, जो भी, चाहे वो उनका बच्चा है तो बच्चे के लिए भी बहुत ज्यादा सिक्योर रहती हैं, हस्बैंड के लिए भी। लेकिन जैसे ऐसे केसेस भी, जैसे अरमान मलिक, आपको पता है, मतलब बहुत वायरल, 2 बीवियां हैं। या अगर हम पहले जैसे गांव में भी होता था कि एक ही घर में, मैंने भी देखे हैं, मैंने भी देखा है कि एक हस्बैंड की उनकी 3 शादियां हो रखी हैं, क्योंकि लड़का नहीं हो रहा था या जमीनें ज्यादा थी, या एक लड़का हो गया दूसरा लड़का चाहिए, हस्बैंड गुजर गया है तो उनके साथ ही कर दो कि ठीक है अब वो जेठ की वाइफ हो गई है। मैं सॉरी आपको बीच में रोक रही हूँ। मेरे एक फ्रेंड है, मैं उसके घर अभी गांव में गई थी एंड उसने बताया, जो उसके हस्बैंड है उसने बताया कि उसके पापा की 4 शादियां हो रखी, क्योंकि पहले वाले को बच्चे ही नहीं हुए, दूसरे वाले को होके 2 लड़की रह गई, तीसरे वाले को एक लड़का हो गया, तो अब एक लड़का भी बहुत ज्यादा नहीं था तो चौथी शादी कर दी। पर जो जिंदा बची वो सिर्फ सेकंड वाली बची। तो आप सोचो ना, उसके पापा के पास 4 बीवियां थी। तो ऐसा नहीं है कि अभी ही लोग चीट कर रहे हैं, ये भी एक चीटिंग का ही है ना। आपने औरत से लिया ही नहीं, ये उसका वजूद ही नहीं जाना कि उसको चाहिए या नहीं ये सेकंड वुमेन। आदमी को शादी के लिए बोल दिया कि चलो तुम दूसरी शादी करो, उस औरत से तो पूछा ही नहीं गया ना, उससे तो उसका क्या बोलते हैं उसको, सहमति नहीं ली गई कि तुम्हारे हस्बैंड की दूसरी शादी करें या नहीं। उसको बस अनाउंस किया गया कि तुम्हारे हस्बैंड की दूसरी शादी हो रही है क्योंकि बच्चा नहीं हो रहा तुम्हें, या तुम्हारे हस्बैंड की दूसरी शादी हो रही है क्योंकि तुम्हें लड़का नहीं हुआ। उससे पूछा नहीं जाता था, बस किया जाता था, राइट? और रह कैसे लेते थे, मेरा वही सवाल था कि जैसे हम देखते हैं, क्योंकि अगर मैं देखूं अरमान मलिक जैसे हैं तो वो इतने फॉलोअर्स क्यों हैं, क्योंकि दुनिया के दिमाग में यही है कि 2 लेडीज साथ कैसे रह सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि आपको जब भी आप अपने हस्बैंड को या जिनसे आप प्यार करते हो, जब भी आप उनको देखोगे, चाहे आप फर्स्ट वाइफ हैं चाहे सेकंड है, जब भी आप देखोगे आपके दिमाग में आएगा कि ये सिर्फ मेरा है, और आप और किसी के साथ इमेजिन नहीं कर सकते हो। अगर आप इमेजिन कर भी रहे हो तो भी एक लिमिट तक करोगे, आप कभी भी उनकी बेड लाइफ में नहीं जाओगे। वो नई थॉट क्रिएट कर सकते हो कि ये किसी और को टच करे या कोई और इसको टच करे। तो वो साथ कैसे रह लेती थी?
अब ये तो उनकी साइकोलॉजी में क्या है ना, एक्सपोजर नहीं था, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। हो रहा है। नहीं, ये तो इन्फ्लुएंसर जो आप बता रहे हो, अरमान मलिक। यस यस। हाँ, क्योंकि ये तो उनको नहीं, फॉलोअर्स उनका चाहिए। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, वैसे भी जैसे वैसे मैंने नहीं देखा है नॉर्मली अपनी लाइफ में, अभी लाइफ टाइम में ओरिजिनली नहीं देखा है कि कोई वुमेन सहमति दे देगी कि चलो तुम शादी कर लो क्योंकि मैं बच्चे पैदा नहीं करना चाहते, या तुम शादी कर लो क्योंकि मुझे बेटा नहीं हो रहा है। मेरे को ऐसा ही लगता है। नाउ वुमेन हैज देयर ओन विजडम। एक फुल ऑफ विजडम वुमेन ये नहीं अलाउ करेगी कि तुम किसी के साथ भी जाके रह लो। ये फिर तो वो खुद के लिए टॉक्सिक है। इसका मतलब उसकी खुद की अवेयरनेस इतनी लेस है, साइकोलॉजिकल भी और इमोशनल भी और मेंटल भी। एक मेंटल हरासमेंट होगा ना, आदमी सहन कर लेगा दूसरी औरत को, दूसरे आदमी को अपनी औरत के साथ? कभी भी नहीं। देन कभी भी नहीं। कभी भी एक रिलेशन में डिवोर्स के लिए कब जाना चाहिए, कब सोचना चाहिए कि यस अब टाइम आ चुका है? देखिए 80 to 60% मैरिजेस आर ऑन द वर्ज नाउ इट इज। 2025 के बाद 80% मैरिजेस में डिवोर्स अप्लाई किया जा रहा है। उसका रीज़न ये है कि लोग एडजस्टमेंट नहीं करना चाहते और बहुत फिल्मी वे से मैरिज को देखते हैं, विच इज़ नॉट द केस। और मैरिज बहुत हार्डशिप के साथ सस्टेन कर पाती है। मैरिज इज़ नॉट अबाउट विद द वन पर्सन, इट्स ऑल अबाउट द होल फैमिली। Marriage is all about the kids. Marriage is all about the social aspect. Marriage is all about the growth. तो आप सिर्फ एक आदमी से मैरिज नहीं कर रहे हैं, आप पूरी सोसाइटी के जो लोग हैं उस फैमिली में, उन दोनों के फैमिली डायनेमिक्स के साथ आपकी मैरिज हो रही है, राइट? और दूसरा जो है, डिवोर्स केस इसलिए भी बढ़ रहे हैं क्योंकि औरतें जो हैं कॉम्प्रोमाइज स्टेट में नहीं रहना चाहती। जैसे कि अब मैंने बताया कि अब औरत नहीं सहन करेगी कि उसका आदमी दूसरी शादी कर ले, या औरत को प्रेशराइज नहीं करा जा सकता कि लड़कियां हो रही हैं तो लड़का पैदा करने के लिए तुम और बच्चे पैदा कर दो। और लड़कियां जो है ना आजकल ये भी नहीं चाहती कि जो शहरों में लड़कियां रह रही हैं या गाँव में लड़कियां रह रही हैं उनको अवेयरनेस है कि मेरे को मेरे हस्बैंड को कैसा ट्रीट करना चाहिए। एक्सपोजर आ गया उनमें, तो डिवोर्स रेट लड़कियों की तरफ से बढ़ रहा है। आपको पता है लड़कियां इसलिए तो डिवोर्स के लिए अप्लाई करती हैं, लड़के तो करते ही नहीं। लड़के तो सिर्फ कंफर्ट देखते हैं एक वुमेन में। एक आदमी को बस खाना मिल जाए और सेक्स मिल जाए, उससे बेहतर उसको कुछ और चाहिए नहीं होता है। उसको इमोशनल कनेक्शन से ज्यादा मतलब नहीं होता है। बोल सकते हैं, छोड़ सकते हैं, और शायद इसलिए उन्हें इमोशनली हर्ट भी नहीं होता है, ज्यादा नहीं होता है। ऐसा नहीं है वो पत्थर है, पर नहीं होता है उनको। लड़के कहेंगे हम पत्थर दिल डिक्लेयर कर दिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इमोशनल कनेक्शन वो कम फील कर पाते हैं क्योंकि शायद दे आर ट्रेंड लाइक दैट कि तुम रो नहीं सकते, तुम अपनी बात किसी को कह नहीं सकते, इसलिए उनका नर्वस सिस्टम ऐसे काम ही नहीं करता है कि हमें जाके अपनी दिल की बात को कहना है, राइट? और या लड़ाई के बाद उसको डीप कॉन्वर्सेशन चाहिए, या फिर वो कनेक्ट फील करना चाहता है, या सोल्यूशन ओरिएंटेड नहीं होते इमोशंस में। वो प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं। वो प्रॉब्लम है ना, जो कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, प्रोजेक्ट की कोई प्रॉब्लम होगी, सोशल कोई प्रॉब्लम होगी, उसके बारे में बात करेंगे। इमोशनल कनेक्शन के बारे में उनको बात ही नहीं करना आता, इनकलकेटेड नहीं है, इम्बाइब नहीं है उनके अंदर ऐसा। फैमिली का कितना रोल होता है एक मैरिज लाइफ को खराब करने में? देखो, इन लॉज का तो इंडिया में बहुत बड़ा हाथ है मैरिज को खराब करने में। आप सोचो, एक लड़का वाइफ को लेके आया और वो कह रहा है कि तुम मेरे माँ बाप की सेवा करना और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आप अपने माँ बाप की सेवा करने के लिए लड़की को नहीं लेके आए हो, आप पार्टनरशिप के लिए लड़की को लेके आए हो। पहले भी वो माँ बाप अकेले ही रह रहे थे और आपने भी उनकी कोई ऐसी सेवा नहीं की है कि तो तुम तो श्रवण कुमार थे और तुम्हें चाहिए कि तुम्हारी वाइफ आके उससे सेवा कराए। सेवा क्यों करानी है आपको अपने पेरेंट्स की? और मैंने तो वुमेन को ऐसा भी देखा जो सास बन जाती हैं, 45 ईयर्स में भी सास बना दो, 50 में वो कहते हैं कि मेरे घुटने काम करना बंद हो गए हैं, या मेरे तो सिर में ही दर्द रहता है। दे स्टार्ट हैविंग एक्सक्यूजेज कि मेरी बहू काम करे। तो ये तो मतलब बहुत ही रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। तो जो ना इन लॉज जो होते हैं ना, वो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं बहू के लिए, और इसलिए वो शादी को तोड़ने में उनका बहुत बड़ा हाथ होता है। और शायद बेटा ये समझ ही नहीं पाता कि मेरी माँ भी गलत हो सकती है। आप माँ को एक इंडिविजुअल इंसान की तरह देखोगे ना, तो आप पाओगे कि आपकी माँ में भी बहुत सारे टॉक्सिक ट्रेट हैं, आपके पिता में भी टॉक्सिक ट्रेट हैं। आप उसको, जो लड़की आती है ना, उसको ज़्यादा स्पेस चाहिए, उसको ज़्यादा लिसनिंग चाहिए, और आप उसको इतनी हैवी एक्सपेक्टेशन रख देते हो कि तुम ये पहनो, ऐसे जाओ, ऐसे बैठो, तुम उसकी सेवा करो, ये कर दो, वो कर दो। उससे तो कोई पूछता ही नहीं है ना कि रिलेशनशिप कैसा चाहिए तुम्हें क्या चाहिए इस रिलेशनशिप में, या हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। तो इसलिए इन लॉज बहुत बड़ा फैक्टर है मैरिज में, मैरिज को ब्रेक करने के लिए। तो सबसे पहले तो ना सैनिटाइजेशन
इन लॉज का करना चाहिए कि जो लड़की तुम्हारे पास आ रही है उसके साथ तुम कैसा बिहेव करो। क्या कुछ चेंज आया है टाइम के साथ? यस, टाइम के साथ बहुत चेंज आया है। अगर कल को मैं मदर इन लॉ बनूंगी ना, तो मेरे को अपनी बहू से कोई एक्सपेक्टेशन है कि वो कैसे, मैं उसके लिए रूल नहीं बना सकती कि तुम कैसे कपड़े पहनोगी, तुम किसके साथ घूमोगी, तुम किसके साथ जाओगी। जब मैं अपने बेटे के लिए ही कोई रूल नहीं बना सकती, तो हु द हेल आई एम टू टेल माई डॉटर इन लॉ कि वो किससे बात कर सकती है, क्या पहन सकती है, क्या खा सकती है, किसकी सेवा करनी है, मैं नहीं कर सकती। तो जो अभी जो मदर इन लॉ बनेगी, आने वाले 15-20 ईयर्स में जो मदर इन लॉ बनेगी, टाइम विल चेंज ड्रेस्टिकली फॉर श्योर। क्या है, लव मैरिज और अरेंज मैरिज? सो इट्स नॉट अबाउट द लव मैरिज और अरेंज मैरिज। इसमें देखा जाना चाहिए कि दो इमोशनली कनेक्टेड पीपल, या दोनों ही इमोशनली वनरेबल हैं या इमोशनली कनेक्टेड हैं। मैरिज तो मैरिज ही है, लव होने के मैरिज कर लो या अरेंज होके मैरिज कर लो, यानी कि पेरेंट्स की सहमति से मैरिज कर लो, दोनों मैरिज सेम प्लेटफॉर्म पे आ जाती हैं। इसलिए अगर लव मैरिज होती तो ऐसा नहीं होता ना कि फिर तो ब्रेकअप्स ही नहीं होते, मतलब डिवोर्स ही नहीं होते लव मैरिज के। लव मैरिज के भी बराबर के ही डिवोर्स हो रहे हैं। मैरिज मैरिज है। मैरिज में दो लोग एक साथ हर रोज काम करते हैं और वो कितने एक दूसरे को इमोशंस के साथ संभाल सकते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ कितना कम्युनिकेशन करते हैं, कितना रिस्पेक्ट एक दूसरे का करते हैं, एक दूसरे के साथ कितना आइडिया शेयर करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। तो मैरिज तो मैरिज है, ना लव मैरिज बुरी है ना अरेंज मैरिज बुरी है। अगर मैरिज में जाना है तो आप किसी भी मैरिज में जा सकते हैं। मैरिज में ये देखना जरूरी है कि मान लीजिए एक एग्जांपल देती हूँ, एक आम का पेड़ है, एक अमरूद का पेड़ है ना। मैरिज में एक आम का पेड़ है, एक अमरूद का पेड़ है, दोनों की जड़ें आपस में मिली हुई हैं, यानी कि रूट चक्र आपस में मिला है। इंडिविजुअली तो वही प्राणी है ना, रूट चक्र मतलब आपका जो सेक्सुअल चक्र है वो आपका मिला हुआ है, आप दोनों एक अलग प्राणी हैं। इस मैरिज में भी ऐसा नहीं है कि मैरिज होगी तो आप एक जैसे हो गए या एक बिल्कुल एक दूसरे के साथ वननेस आ गई, ऐसा किताबों में ही हो सकता है, क्योंकि आपकी इंडिविजुअलिटी क्रिएट रहती ही रहती है मैरिजेस में। दो इमोशनली अवेयर पीपल सबसे अच्छी मैरिज चला सकते हैं, चाहे फिर वो लव मैरिज हो अरेंज मैरिज हो। हाउ टू टैकल ईच अदर, हाउ टू लिसन ईच अदर, हाउ टू फील कनेक्टेड विद ईच अदर, दैट इज इंपॉर्टेंट। मैरिज को सिर्फ टैग देना कि लव मैरिज अरेंज मैरिज, सबसे पहले तो जब नोमैड थे हम, जब सोशली डेवलप नहीं होता, तब तो लव मैरिजेस ही थी ना, तब तो कोई सेटअप नहीं था ना मैरिजेस का, तब तो कोई भी किसी के साथ भी जा सके रह सकता था। आज भी ट्राइब्स में जो ट्राइब होती हैं, जनजातियां होती हैं, उनमें आज भी लोग पहले जाके रहते हैं। असम में भी कुछ जातियां जिसमें लोग पहले जाके रहते हैं, लड़के लड़की, और तब वो ट्रायल लेते हैं कि वो सेक्सुअल इंटीमेसी भी करते हैं, साथ में समय भी बिताते हैं, सोशल इन्वायरमेंट में भी जाते हैं, फंक्शंस में भी जाते हैं। और कुछ कुछ तो ऐसे हैं मतलब सोसाइटी में कि जहाँ पे लोगों को बताया जाता है कि यू कैन हैव दिस रिलेशनशिप एंड यू कैन हैव द किड्स बिफोर मैरिज। ओके, ट्राइब्स हैं ऐसी, 7 सिस्टर्स हैं जो अपनी ईस्ट स्टेट्स हैं, उनमें कुछ ऐसी ट्राइब्स हैं जहाँ पे दिखाया जाता है कि बताया जाता है कि वहाँ पे तुम जाके रह सकते हो, बच्चे पैदा कर सकते हो, उनको लाल पाके बच्चे बोला जाता है। तो लिव इन रिलेशनशिप भी इतना बुरा नहीं है जितना हमने बना दिया है। और मैंने बताया कि लिव इन रिलेशनशिप में रहते रहते ट्राइब्स बच्चे भी पैदा कर लेती हैं, वो अपने हस्बैंड को खुद चूज करती हैं। ज़्यादातर ट्राइब्स में औरत को हक है आदमी चुनने का, और पहले भी स्वयंवर के टाइम भी औरत को हक होता था आदमी चुनने का, क्योंकि आदमी को औरत चुनती है क्योंकि वो शक्तिशाली आदमी को चुनेगी, फाइनेंशियल स्टेबल आदमी को चुनेगी, ज्यादा ताकतवर इंसान को चुनेगी। इसलिए ये जो अरेंज मैरिज का सेटअप भी इसलिए बनाया गया भी सबकी शादियां होनी जरूरी है, सिर्फ ताकतवर और धनवान व्यक्ति शादी नहीं कर सकता है। ये इसीलिए रहा है। ऑफ कोर्स ऐसे ही बनाया गया होगा ना, वरना तो जो ज्यादा धनवान होगा, ज्यादा ताकतवर होगा, ज्ञान से, वो तो कहते हैं ना 5 गुण होते हैं, गुणवान, धनवान, ज्ञानवान और बलवान, ऐसे करके, और बुद्धिमान। तो ऐसे करके 5 गुण जिसमें होंगे ना, उस आदमी को ज्यादा औरतें अप्रोच करेंगी। जो आदमी नहीं करेगा उसको तो औरत अप्रोच ही नहीं करेगी, तो वो तो कुंवारा रह जाएगा, वो तो बिना मैरिज के जिएगा। तो ये सेटअप जो अरेंज मैरिज का इसलिए बनाया गया भी सबको मैरिजेस में जाना जरूरी है। हाँ, एक रील, इससे ना मुझे एक और रील याद आ गई। तो उसमें वो कहते हैं कि कभी भी एक जो स्त्री है उसको हमेशा शक्तिशाली ही चाहिए, वो कभी भी भीख मंगे के पास नहीं जाएगी। नहीं जाएगी, क्यों जाएगी भाई, उसकी खुद की क्वालिटीज हैं। एक और मैं इस लव मैरिज पे बात करना चाहती हूँ कि जो इंडिया में इतना टेंट्रम होता है ना कि 14 तारीख को कोई वैलेंटाइन डे नहीं मनाएगा, कोई हम झंडे उठा के घूम रहे हैं कि कोई प्यार नहीं करेगा, कपल से मिलेंगे। और
अगले दिन 15 तारीख को डिक्लेरेशन हो रहा है कि जो पार्वती और शिव है उन्होंने लव मैरिज किया था, दुनिया का पहला प्रेम विवाह है, तो उसको सेलिब्रेट करो। पर 14 तारीख को जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं और एक साथ कॉफी पीना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, तो उनको लाठियां मारो, उनको लाठियां मारो। कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है समाज, कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है। मतलब आई वॉज शॉक्ड टू हियर दैट। ये थॉट मेरे मन में बहुत पहले भी आया था कि जितने भी भगवान है ज्यादातर ने लव मैरिज ही किया है ना, तो भगवानों को तो आप मान रहे हो, पर कोई लव मैरिज करना चाहता तो आप उसको कह रहे हैं वी डिस्कार्ड हिम और हर फ्रॉम द सोसाइटी। इट इज वेरी इनसेन, दैट सोसाइटी कंडीशनिंग, अगेन दैट कंडीशनिंग ऑफ द सोसाइटी एंड द कन्वेंशनल कंडीशनिंग जो सोसाइटी है ना, या फिर कलेक्टिव कंडीशनिंग ऑफ द सोसाइटी इज रियली बैड। एक और चीज जो मैंने रिलेशंस में देखी है कि आजकल एक ज्यादा प्रॉब्लम, जैसे हम पैम्परिंग की बात कर रहे थे ना, जहाँ पे मेल्स चाहे वो बेशक बराबर हैं, बट जहाँ शिव और शक्ति के उस पर्सपेक्टिव से मैं बात करूंगी कि जहाँ मेल्स ज्यादा पैम्परिंग कर रहे हैं या उनमें फेमिनिन साइड ज्यादा है और फीमेल्स में मस्कुलिन साइड ज्यादा है, लाइक वो अर्न कर रही है, उसकी एक आवाज है, वो कमांड कर रही है, वो अपने जितने एम्प्लॉयज हैं उनको भी हैंडल कर रही है, तो उसको अपने से ज्यादा मस्कुलिन चाहिए। उसको वो नहीं चाहिए कि मैं घर आऊं तो कोई मेरा पर्स उठा के रख रहा है या मुझे कह रहा है बेबी खाना खा लो, उसको वो नहीं चाहिए। तो ये भी एक रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम होती है। अब इस रिलेशन में जो मैन है, जो मेल है, उसको लगेगा मैं तो बहुत प्यार कर रहा हूँ, मैं तो बहुत ध्यान रख रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ तुमने खाना खाया, तुम ये तुम्हारे वो फुटवेयर्स उठा के रख रहा हूँ। बट जो फीमेल है वो सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि उसको लग रहा है कि ये सब तो मैं कर ही सकती हूँ, ये घर जो संभालना है मैं बाहर भी संभाल रही हूँ। अब उसकी डिमांड जो है और ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस रिलेशन में कहाँ दिक्कत है? तो अल्फा वुमेन को सिग्मा मैन चाहिए, और सिग्मा वुमेन होगी तो उसको कोई मैन नहीं चाहिए। यस, अल्फा वुमेन लुक फॉरवर्ड फॉर द सिग्मा मैन, कि भाई मेरा आदमी मेरे से ज़्यादा कमाना चाहिए, मेरे से ज़्यादा फिट होना चाहिए, मेरे से ज़्यादा सोशलाइज करना चाहिए, सोशल बटरफ्लाई होना चाहिए। और अल्फा वुमेन या तो अल्फा मैन के साथ ही रह सकती है, नॉर्मल मैन के साथ रह सकती है, या फिर सिग्मा के साथ। एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, जितनी भी बड़ी बड़ी बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं या हॉलीवुड सेलिब्रिटी, आप देखो मैरिजेस में जाती हैं और मैरिज टूट जाती है उनकी, वो मैरिज में रह ही नहीं पाती हैं, बिकॉज दे हैव देयर ऑन ऑरा। और जितने भी पॉलिटिशियन हैं वुमेन, वो भी मैरिजेस में नहीं रह पाती हैं। जयललिता, ममता बनर्जी, मायावती, इंदिरा गांधी, कंगना रनावत, किसी को भी देख लीजिए, राइट, क्योंकि उनको मैन नहीं चाहिए। और इसलिए जो समाज है ना, समाज में उन औरतों को जिनके अंदर ज़्यादा ताकत थी, जिनके अंदर ज़्यादा दिमाग था, उनकी ऑफस्प्रिंग्स गिर गई, यानी कि उनका जेनेटिक गिर गया। क्योंकि आदमी ज़्यादा ताकतवर औरत को, चाहे वो दिमाग से है चाहे वो धन से है, उसको वो पसंद नहीं करते हैं। Men tend to love the timid women, उनको मोस्ट पावरफुल वुमेन नहीं चाहिए। तो इनके ऑफस्प्रिंग जो हैं जेनेटिक्स के गिर गए। जो औरतें ज़्यादा ताकतवर थी उन्होंने बच्चे पैदा किए ही नहीं, क्योंकि उनको ऐसा आदमी मिला ही नहीं कि वो बच्चे पैदा कर सके, राइट। तो इसलिए जितनी भी औरतें हैं ऑलमोस्ट इस वर्ल्ड में, सबमिसिव औरतों ने ज़्यादा बच्चे पैदा किए, क्योंकि वो मना ही नहीं करेंगी ना। इसलिए देखो कोई रिलीजन है जिसमें औरतें 15-15 बच्चे भी पैदा कर देती हैं, क्योंकि उनका खुद का दिमाग ही नहीं है, सबमिसिव हैं वो, राइट। और आदमी जो है ताकतवर औरत के साथ बच्चे पैदा करना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि उसको पता है वो डील कर लेगी अपनी लाइफ को। और जितना ज़्यादा जेनेटिक इन औरतों का कम होता चला जाएगा, इसलिए आप जनरेशन टू जनरेशन देखिए, औरतें तो सबमिसिव ही होती। जो औरतें योद्धा थी, जो औरतें ज़्यादा विद्वान थी, चाहे गायत्री थी, अहिल्या थी, उनके बच्चे ही नहीं पैदा हुए। मैत्री थी, उनके बच्चे ही पैदा, क्योंकि आदमी को पसंद नहीं है कि औरत अपने दिमाग की बात करे, वो अट्रैक्टिव नहीं लगती ना, वो फैसले ले सके। हाँ, वो अट्रैक्टिव नहीं लगती, वो लेस अट्रैक्टिव हो जाती है कि हाउ शी कैन रन हर ओन ब्रेन, हाउ शी कैन डील विद हर ओन प्रॉब्लम्स। वो तो डिसीजन मेकर भी है, डिसीजन पैरालाइज भी नहीं है ना, और वो तो अर्निंग भी अच्छी कर रही है, वो तो बहुत एक्सपोजर है उसका समाज का, वो तो ट्रैवलर भी है, तो उसको आदमी ज़्यादा पसंद नहीं करेगा। क्या कह सकते हैं 5 साइंस या 3 साइंस अल्फा वुमेन के और सिग्मा वुमेन के? सो ऐसा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है सिग्मा वुमेन में और अल्फा वुमेन में। मैंने बोला अल्फा वुमेन फिर भी रिलेशनशिप को चलाती है, पर उसको अपने से ताकतवर इंसान चाहिए होता है, राइट। जैसे कि वो काम ज़्यादा अच्छे से करेगी, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कर लेगी, वो अपने बच्चों को भी संभाल लेगी, इन लॉज का भी थोड़ा बहुत ख्याल रख लेगी, समाज में भी चली जाएगी, साड़ी पहन लेगी, थोड़ा बहुत जो है खाना भी बना सकती है, ग्रोसरी को चेक कर लेगी, हो सकता है ना भी बनाए खाना तो। और सिग्मा वुमेन जो है ना, दे आर टेंड टू, अगेन वो मिसोजिनी वाला वर्ड मैं यूज़ करूँगी, कि दे आर टेंड टू वर्क लाइक अ मैन।
वो बहुत ही डिसीजन मेकर होती हैं, बहुत स्ट्रन होती हैं अपने फैसलों में, और उनको कोई ट्रस्ट इश्यूज नहीं होते अपने बारे में, उनको वो गो गेटर होती हैं, उनकी ऑरा और इतनी एनर्जी इतना स्ट्रांग होती है कि जब वो रूम में घुसती हैं तो सब उनकी तरफ देखते हैं, राइट। और वो अपने फाइनेंशियल फैसले खुद लेती हैं, म्यूचुअल फंड्स क्या करने हैं, SIP क्या करनी है, कहाँ पे प्लॉट खरीदना है, उनको किसी आदमी की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे हैव देयर ओन ब्रेन। तो उनका IQ और EQ दोनों बराबर लेवल का होता है, उनको कोई सहजता से बेवकूफ नहीं बना सकता है। सिंगल पेरेंटिंग कितनी टफ होती है? टफेस्ट होती है, मैं तो ये कहूंगी, क्योंकि जब मैरिज हुई थी तो यही फैसले हुए होंगे कि बच्चे मैरिज जो है ना औरतों ने बनाई है, शादी औरतों ने बनाई है। आदमी शादी में नहीं चाहता था कभी भी। कभी भी। आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आदमी शादी करना ही नहीं चाहता था। और औरतों को क्यों करनी है शादी? सिक्योरिटी। उसको पहले क्या होता था कि आप जब सोसाइटी फॉर्म नहीं हुई थी, रिलीजन फॉर्म नहीं हुआ था, अगर आप जाके पीछे पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि औरतों ने बच्चे पैदा किए तो आदमी छोड़ के दूसरी औरत के पास चला गया, ज्यादा यंग के पास चला गया, जिसके बच्चे नहीं है उसके पास चला गया। अब औरत रह गई अकेली, अब उसको बच्चे भी पालने हैं, अपना ख्याल भी रखना है। अब वो बूढ़ी हो रही है, बच्चे छोड़ के उसको चले जा रहे हैं, उसके पास कोई है ही नहीं ख्याल रखने वाला। तो औरतों ने अपनी इमोशनल सिक्योरिटी के लिए, सोशल सिक्योरिटी के लिए वुमेन ने फॉर्म करवाई शादी। आदमी को शादी की जरूरत नहीं है। मैंने बताया ना कि आदमी तो खुद ही कमाता है, उसको बस सेक्स चाहिए मैरिज में। और उसको मतलब ये नहीं है सब लोगों के लिए कि उसको सिर्फ सेक्स चाहिए, बट उसको ईजी सेक्स मिल जाता है मैरिज में। और औरतें जो है ना अपनी सोशल सिक्योरिटी के लिए एक मैन चाहती हैं, इमोशनल सिक्योरिटी के लिए आदमी चाहती हैं, और इसलिए वो शादियों का फॉर्मेशन जब किया गया, मैरिज जब बनाएगी, तो औरतों ने डिमांड किया कि मैरिज होनी चाहिए। अब जैसे औरतें कहती हैं कि आदमियों को ही ज़्यादा फायदे हैं शादी के, औरतों को तो क्या ही फायदा मिला, जबकि डिमांड तो हमने ही की कभी प्राचीन काल में। तो अगर मैं रिलेशन की बात करूं, शादी की बात करूं, ब्यूटी की सुंदरता कितना रोल प्ले करती है? पहले मैं बात करूंगी मेल्स के लिए। मेल्स के लिए सुंदरता शादी में नहीं, वैसे एक सुंदरता कितना बड़ा रोल प्ले करती है? मतलब क्या उनको सुंदर लड़कियां अट्रैक्ट करती हैं? हाँ करती हैं। और किस एज के मेल्स को ज्यादा अट्रैक्ट करती है सुंदर लड़कियां? हर एज के आदमी को सुंदरता अट्रैक्ट करती है। आप जानते हैं किसी को जो लड़का कहे मुझे बदसूरत लड़की से शादी करनी है, सॉरी टू से, बट अट्रैक्शन तो, अब ये सुंदरता हर आदमी की अलग हो सकती है। किसी आदमी को डस्की वुमेन भी पसंद आ सकती है, डार्क वुमेन भी पसंद आ सकती है, फेयर वुमेन भी पसंद आ सकती है, पर उसके लिए सुंदरता क्या मायने रखती है? आपके लिए, आप अगर मैन है तो वो आपके लिए बदसूरत हो सकती है, मैं अगर मैन हूं तो वो मेरे लिए खूबसूरत हो सकती है, लेकिन सुंदरता मायने रखती है, अट्रैक्शन मायने रखता है। एज मायने नहीं रखती है, एज मायने नहीं रखती है, पर सुंदरता मायने रखती है। हाउ द वुमेन कैरी हर सेल्फ, ये मायने। अब बदसूरती का मतलब यहाँ पे ये ले जाएं लोग, क्योंकि हमारे यहाँ तो काला बोल दो तो उसको बदसूरती बोलते हैं। काला होना बदसूरती नहीं है, हाउ यू कैरी योर सेल्फ वो बदसूरती है। गोरा होना सुंदर नहीं है, क्योंकि आजकल तो आप ज्यादातर देखोगे ना कि मैन जो है ना इंटरनेशनली जाके मैरिजेस कर रहे हैं, पर वो सिर्फ ये सोच के कि गोरी होनी चाहिए, लड़की गोरी होनी चाहिए। आप न्यूज़पेपर में भी ऐड देखोगे तो गोरी होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब है गोरा होना सुंदरता का पर्याप्त नहीं है, हाउ द वुमेन कैरी हर सेल्फ वो ज्यादा मायने रखता है, कि वो कैसा ड्रेस पहनती है, कैसा वो फिट रहती है, कैसे वो बात करती है, कैसे वो चलती है। और सेम बात आदमी के ऊपर भी लागू होती है। हमारे इंडिया में तो ज्यादातर लोग अपना पेट इतना बड़ा बड़ा करके घूमते हैं, मुझे इतनी शर्म आती है कि आदमी होके भी कैसे ये एक्सरसाइज नहीं करते, कैसे अपने ऊपर टाइम स्पेंड नहीं करते। तो औरत भी तो अट्रैक्टिव मैन की तरफ ही अट्रैक्ट होएगी ना, ऑब्वियसली। या वो कहेगी कि नहीं चलो ठीक है इतना बड़ा पेट है तो इट्स सच अ इमेंस प्लेजर टू हैव दिस मैन इन माय लाइफ। शी विल नॉट, शी विल अट्रैक्ट टू अदर मैन। समझिए आप इस बात को। तो अट्रैक्शन फर्स्ट प्रायोरिटी है किसी भी रिलेशनशिप की। और सुंदरता, मतलब सुंदरता, वही सुंदरता अगेन वेरी करता है ना, डिफरेंट करता है पर्सन टू पर्सन। आपके लिए सुंदरता अलग हो सकती है, मेरे लिए अलग हो सकती है, ये जो सामने बैठे हैं इनके लिए अलग हो सकती है सुंदरता। और क्या एक और जो इसमें आता है कि शादी के बाद ज्यादा चीट कौन करता है, मेल और फीमेल? देखिए मैंने आपको बोला बार बार, शादी के बाद, शादी से पहले, बचपन में, बुढ़ापे में, मैन आर टेंड टू डू चीट्स। एप्स्टीन फाइल देखा? आप वायरल होने वाले हो। क्यों? सब ये कहेंगे कि ये सच है, पर ये सच है। आदमी ज्यादातर मल्टीपल रिलेशनशिप में रहते हैं। और एप्स्टीन फाइल में औरत का नाम आया क्या? उन्होंने बताया कि पीडोफाइल जो हैं वुमेन भी हैं, कहीं पे आया? नहीं। मार्गरेट थ्रेचर है, मिलोनी है,
कितनी सारी लीडर्स हैं, किसी का नाम आया कि वो भी वहां पे गई थी। ज्यादातर मेन ही चीट करते हैं और नाम तो नहीं लेना चाहिए, फिर भी मैं नाम लूंगी। DLF के जो मालिक हैं, उन्होंने 95 ईयर्स में शादी की। आप सोचो क्या जरूरत थी। बिकॉज मैन कैन नॉट लिव विदाउट वुमेन, दे आर मोस्ट अटेंशन सीकर पर्सन ऑन दिस वर्ल्ड, इन दिस वर्ल्ड। वो कहते हैं ना वुमेन अटेंशन सीकर, नहीं, वुमेन अटेंशन सीकर नहीं है, मेन आर अटेंशन सीकर। और क्या शादी के बाद एक आज के टाइम पे फीमेल्स सुंदर लड़कों की तरफ या दूसरे मेल्स की तरफ अट्रैक्ट होती हैं? भाई अट्रैक्ट सब होते हैं आफ्टर गेटिंग मैरिड। तो ये कहाँ लिखा है कि आप मैरिज के बाद अट्रैक्ट नहीं हो सकते? ये अगेन मैंने बताया आपको पहले भी कि भाई अट्रैक्शन बना ही अट्रैक्ट होने के लिए है ना। आप और मैं बैठे हैं, चाय कॉफी पी रहे हैं, कोई सुंदर लड़का आएगा, हम कहेंगे यार कितना स्मार्ट हैंडसम लड़का। हम नहीं है, इसके ऊपर हमारा धब्बल नहीं था, ये तो कैरेक्टर लेस है। नहीं भाई, मेरे पिताजी कह रहे थे सुंदर भैंस भी जाएगी ना, उसको भी लोग देख के कहेंगे देखो कितनी सुंदर भैंस जा रही है, कितना सुंदर डॉग जा रहा है। तो आदमी को देख के तो बोलेगा ना, कोई भी औरत को देख के बोलेगा ना। अपने इमोशंस को अगर कोई कंट्रोल कर, आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी आनी चाहिए कि आप जाके उसको अप्रोच तो नहीं कर रहे हैं। आप अगर रिलेशनशिप में हैं, चाहे मैरिड हैं अनमैरिड हैं, बाउंड्री सेट करना जरूरी है। आप अट्रैक्शन तो चलता ही रहता है ना। आप और मैं कहीं जाएंगे, कहीं पे बैठे होंगे, एक लड़का स्मार्ट आएगा तो हमारी सबकी नजरें वहां पे घूम जाएंगी। एक लड़की स्मार्ट आएगी, लड़कियों को नहीं देखते हैं हम लड़की। अब मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया, आप कितनी सुंदर हो, तो ऐसा नहीं है ना, अगर लड़का हो तो मैं उसको भी दे सकती हूँ। जनरलाइज कर देना चाहिए ना इस चीज को। इसका मतलब ये नहीं है कि अरे वो तो उसको पसंद करते हैं, है ना। अट्रैक्शन होना ही चाहिए। आपकी लिबिडो जो है हाई रहती है अगर आपका अट्रैक्शन है। आपकी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप भी कहीं ना कहीं भूत प्रेत बाधा से तकलीफ में हैं, पितर दोष है, या आपको समझ नहीं आ रहे हैं कि लाइफ के आप उस फेज में हैं जहां आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। बिजनेस करें या जॉब करें, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, आगे फ्यूचर क्या है, मोक्ष की राह पर चल भी रहे हैं कि नहीं, आपको अपने इष्ट देव के बारे में पता भी है, लाइफ का पर्पस क्या है, करने क्या आए हैं। इस धरती पर कभी भी कोई भी ऐसे ही जन्म नहीं लेता है। हर एक आत्मा का एक लक्ष्य होता है, कुछ करने वो आई है। इन सब की क्लैरिटी कहाँ मिलेगी? इन सब की क्लैरिटी आपको आकाशिक रीडिंग में मिल जाएगी, जहां आपके ही मास्टर्स, जहां आपके ही पूर्वज, जहां आपका ही इष्ट देव ये बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए इस पूरी लाइफ में, आपका क्या पर्पस है और पास्ट लाइफ में आप क्या करके आए थे। कोई कर्म पेंडिंग तो नहीं था जो आपको पूरा करना चाहिए? क्या आपके पूर्वज जो इस धरती पर नहीं है कुछ कहना तो नहीं चाहते हैं? इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ आपको आकाशिक रीडिंग के सेशन में मिल जाएंगे। अगर आप भी अपनी रीडिंग करवाना चाहते हैं, आप भी क्लैरिटी चाहते हैं लाइफ को लेकर, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं अपना स्लॉट। तो अपने बारे में जानिए, क्लैरिटी लीजिए लाइफ में कि करना क्या है, सोल्यूशंस पाइए अपने इष्ट देव से, अपने पूर्वजों से। जय माता दी। और क्या डिवोर्स के बाद सबसे ज्यादा बच्चे सफर करते हैं? नहीं, टॉक्सिक मैरिज में रहने से बच्चे सफर करते हैं, डिवोर्स के बाद बच्चे सफर नहीं करते हैं। मैंने ऐसे बच्चों की काउंसलिंग की है जब उन्होंने देखा, जब वो 8, 10, 12 साल के थे और उनके पिता उनके माँ को बहुत ज़्यादा मारते थे, पर समाज की वजह से उस मैरिज में रहना पड़ा उनकी माँ को, या फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं थी उनकी माँ इसलिए रहना पड़ा। वो अपने बच्चों को ट्रॉमा देते हैं जो एक बैड मैरिजेस में रहते हैं, क्योंकि जो औरतें या आदमी कहते हैं ना कि मैं बच्चों की वजह से इस मैरिज में रह रहा हूँ, नहीं तो मैं कभी भी नहीं रहता, वो बहुत ही गलत संदेश दे रहे होते हैं अपने बच्चों को। एक और चीज जो आजकल बहुत ज्यादा सुनी जा रही है कि आजकल लड़कों को, स्पेशली जो 20s 30s में हैं, उनको अपने से एज में जितनी ज्यादा बड़ी नहीं, बट एज में जो बड़ी हैं लेडीज, 10 साल भी बड़ी हैं, तो ज्यादा पसंद आ रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, जब जो लड़का है ना वो स्टेबिलिटी देखता है, इमोशनल स्टेबिलिटी देखता है, उसको पता है वो टेंट्रम नहीं करेगी, फाइनेंशियली स्टेबल हो गई है और ज़्यादा वनरेबिलिटी नहीं दिखाएगी, उसके मूड स्विंग्स नहीं होंगे, उसकी ज़्यादा डिमांड नहीं होगी। और ज़्यादातर जो लड़के हैं जो 30s में हैं वो 40s की वुमेन को पसंद कर रहे हैं, 40s वाले 50s को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि अब उनको रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छे से समझ में आने लग गया है कि रिलेशनशिप इज़ ऑल अबाउट द कनेक्शन। तो वो ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। जो लड़के 30s में हैं वो 40s वुमेन के साथ ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। और मेरे को तो ये भी लगता है ये सोसाइटी फिर से वही ना कि औरत तो छोटे लड़के के साथ प्यार नहीं कर सकती, शादी नहीं कर सकती, पर आदमी जो है छोटी लड़की के साथ शादी भी कर सकता है और प्यार भी कर सकता है ना। तो ये आज चेंज हो रहा है, पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। तो एज इज जस्ट अ नंबर, इट्स जस्ट अ बायोलॉजिकल एज, राइट। पहले जैसे कहते थे, कहा जाता था, आपने देखा भी होगा कि हमेशा लड़का जो है, जब भी चाहे अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है, यही सजेस्ट करते थे कि
कम से कम 3 साल, 2-3 साल का तो गैप होना चाहिए, और 5 तो अगर है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि फीमेल जो है वो ज्यादा जल्दी मेच्योर हो जाती है एज कम्पेयर टू मेल्स। तो ये फिर कहाँ सेट हो रहा है? तो मैं वही बता रही हूँ ना, कोई नॉर्म्स नहीं है, शादी कहीं लिखी नहीं गई है कि शादी करना जरूरी है। पहले जो ये हमारी एज भी कहाँ लिखी जाती थी, अगर बहुत पहले की बात करें तो कोई एज सर्टिफिकेट तो बनते नहीं थे, तो जो भी जिसको पसंद करता था वो उसके साथ रहता था। कहीं पे भी लिखा है कि ये जो मेरे बर्थ सर्टिफिकेट है, अगर आज से 100 साल 200 साल पहले की बात करें तो किसी को अपनी एज ज्यादा पता नहीं होती थी 200 साल 300 साल पहले, तो कोई भी किसी के साथ रिलेशनशिप बना सकता था। ये फॉर्मेशन ऐसा बनाया गया कि लड़की छोटी होनी चाहिए, लड़का बड़ा होना चाहिए, क्योंकि लड़का सबमिसिव चाहता है रिलेशनशिप में, डोमिनेंस नहीं चाहता। जब एज में लड़की बड़ी होगी तो वो थोड़ा डोमिनेट कर सकती है, राइट, वो नेविगेट कर सकती है रिलेशनशिप को, वो एंकर बन जाती है रिलेशनशिप में। और ऐसा आजकल के लड़कों को पसंद आ रहा है कि कोई मुझे एंकर मिले इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, या मुझे कोई नेविगेट कर सके। बट इसमें एक और चीज आ जाती है, अगर देखा जाए तो इसमें उसको अल्फा या सिग्मा वुमेन नहीं मिलेगी। क्यों सिग्मा क्यों नहीं मिलेगी और अल्फा क्यों? तो उसको चाहिए कि मुझसे ज्यादा पावरफुल और वैसे हाँ। मुझे पैम्परिंग वाला लड़का ही नहीं चाहिए। और अगर कोई लड़का तो सॉरी मैं आप फिर आधा इन्फॉर्मेशन दे पाई, ज्यादातर सिग्मा और अल्फा वुमेन ऐसा आदमी चाहती हैं जो उनकी सुने। ओके, यस, या तो बिल्कुल मेरे से तो मैंने कहा ना, सिग्मा औरत अल्फा के साथ नहीं रह पाएगी, तो वो किसके साथ रह पाएगी? तो आपने पूछा ही नहीं था। ओके, वो उसके साथ रह पाएगी जो उसकी सुन सके, जो उसको पैम्पर कर सके, जो उसकी बात मान सके, जो उसके साथ बच्चे जैसा व्यवहार कर सके, राइट, जो उसका बच्चा बन के रह सके। क्योंकि उसको अब कुछ नहीं चाहिए रिलेशनशिप में, उसको लव, अफेक्शन, केयर, कंसर्न चाहिए, उसको बेबी लव चाहिए। क्योंकि सिग्मा है, वो पूरा अपने आप को सब कुछ है उसके पास। सब कुछ है। अब उसको क्या चाहिए? अफेक्शन चाहिए, अटेंशन नहीं चाहिए, अफेक्शन चाहिए, केयर चाहिए, कंसर्न चाहिए। तो सिग्मा को या तो सिग्मा चाहिए, तो वो शादी वैसे ज्यादा चलती नहीं है, पर अल्फा जो है सिग्मा को पसंद करेगी, पर सिग्मा अपने से छोटे आदमी को पसंद करेगी हमेशा। रिलेशन में पहले किसको अप्रोच करना चाहिए, लड़के को कि लड़की को? नहीं, दोनों कर सकते हैं, जिसको जो पसंद आए। ऐसा कोई रूल नहीं है कि लड़की अप्रोच करेगी लड़का अप्रोच एंड करेगा। आफ्टर ब्रेकअप पहले मूव ऑन कौन करता है, लड़का या लड़की? लड़के मूव ऑन जल्दी कर जाते हैं। अगर किसी को पता हो मेरी वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, फिर भी वो चुप है, तो क्या वजह हो सकती है उसकी? सो उसकी खुद की इनसिक्योरिटीज हैं, इसका मतलब वो अलग नहीं होना चाहता, और क्योंकि वो सरवाइव नहीं कर पाएगा उसके बगैर। अदरवाइज किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो उसको छोड़ दो, जाने दो। पासवर्ड शेयर करना कितना हेल्दी है? होना ही चाहिए, पासवर्ड शेयर करना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप एक बेडरूम में सब कुछ शेयर कर रहे हो तो एक पासवर्ड शेयर करने से क्या प्रॉब्लम आ सकता है? अफेयर ब्रोकन मैरिज का रिजल्ट है या पर्सनल चॉइस? 20% पर्सनल चॉइस और 80% ब्रोकन मैरिजेस में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं, जब आप साइलेंट डिवोर्स में रह रहे होते हैं। लव मैरिज वर्सेस अरेंज, कौन ज्यादा स्टेबल है? या तो दोनों ही अनस्टेबल हैं, या दोनों ही अनस्टेबल हैं, या तो दोनों ही स्टेबल हैं। क्या सोलमेट्स होते हैं? यस, कैसे पता चले? connection, that connection is so enriched in that aura कि you feel together so much for each other. क्या सच में फॉरगिवनेस पॉसिबल है आफ्टर चीटिंग? Yes, क्या फोन चेकिंग जस्टिफाइड है कभी? होना ही चाहिए। फोन चेक करने से क्या प्रॉब्लम आएगी? अगर आप प्यार में हैं तो आप फोन चेक करने के लिए मना क्यों करेंगे? मैरिज जरूरी है हैप्पी लाइफ के लिए? नहीं, इमोशनल चीटिंग ज्यादा डेंजरस है या फिजिकल चीटिंग? चीटिंग है वैसे तो, पर फिजिकल चीटिंग ज्यादातर विद इन अ सेकेंड आदमी सोचता है और सेक्स कर लेता है, और कभी वो ब्रॉथल में जाके सेक्स कर लेता है, या कभी किसी पार्टनर जो ऑफिशियल पार्टनर उनके साथ जाके सेक्स करता है। इमोशनल चीटिंग बहुत भयानक चीटिंग होती है, क्योंकि आप उस आदमी के साथ कनेक्ट फील करने लग जाते हैं। बहुत गहरा प्रभाव छोड़ती है इमोशनल चीटिंग, और आप बहुत लंबे समय में उसको छोड़ पाते हैं। फिजिकल इंटीमेसी ही है सिर्फ अगर चीटिंग में, तो आप उसको जल्दी छोड़ पाते हैं। क्या मैरिज के बाद अट्रैक्शन नेचुरली कम हो जाता है, यस और नो? किसकी तरफ? Husband आपस में एक दूसरे का? हाँ, तो कोई भी चीज का अट्रैक्शन जब आप बहुत ज्यादा उपलब्ध हो जाते हो, बहुत ज्यादा एक साथ रहने लग जाते हो, तो कोई भी चीज कम अट्रैक्टिव लगने लग जाती है। अगर आज आप मान लीजिए, अगर आज मैं एक्सयूवी चला रही हूँ और मेरे पास वो फॉर्च्यूनर मुझे मान लीजिए मर्सिडीज चाहिए, तो मेरे लिए वो अट्रैक्शन है, राइट। पर जब वो मेरे पास आ जाएगी उसका अट्रैक्शन भी खत्म हो जाएगा। तो जब आपके पास कोई अवेलेबिलिटी हो जाती है किसी चीज की, ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन का एग्जाम्पल है, वो दोनों साइलेंट डिवोर्स में कितने लंबे समय तक रह रहे हैं। अगर ऐश्वर्या राय भी उसको अट्रैक्टिव नहीं लगती है, तो आप सोचो अट्रैक्शन से कोई मतलब नहीं है शादी का। क्या वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर साइंटिफिकली ट्रू है? नहीं,
अगर कोई काम करना चाहता है, कोई इमोशनल हेल्थ के ऊपर काम करके, मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करके अपने आप को सुधारना चाहता है, अपना मेटाकॉग्निशन अवेयर कर लेता है, अपनी थॉट्स के बारे में सोचता है कि ये ठीक नहीं है अब मेरे पार्टनर के लिए, या मुझे आगे से ऐसा नहीं करना, तो ऐसा नहीं है कि वंस अ चीटर इज ऑलवेज अ चीटर, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। अगर कोई करेक्शन ऑफ बिहेवियर कर लेता है तो वो ठीक हो सकता है। क्या एक चीटर हमेशा चीटर ही रहता है? यही मैंने आंसर दिया, नहीं ऐसा नहीं है। जब वो जान लेता है कि मुझे चीट नहीं करना है, या मेरी डेस्टिनी में ये वुमेन है आ गई है, मुझे कुछ नहीं, मुझे यही चाहिए, तो वो अपने करेक्शन ऑफ बिहेवियर, कोर बिलीव्स को चेंज कर सकता है थ्रू थेरेपीज। अफेयर में ज्यादा फिजिकल नीड होती है या इमोशनल? डिपेंड करता है आपने रिलेशनशिप शुरू क्यों किया है। अगर आपने शादी में कोई और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाया है, तो आप शादी में सेक्सुअल इंटीमेसी नहीं कर पा रहे थे, तो आप सेक्सुअल अट्रैक्ट होंगे। अगर आपका हस्बैंड सेक्सुअली बहुत अच्छा है लेकिन इमोशनल कनेक्शन नहीं दे पा रहा है, तो आप इमोशनल कनेक्शन को देखेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि कौन चीटिंग कर रहा है और किस लिए चीटिंग कर रहा है। जैसे फीमेल्स को गोल्ड डिगर कहा जाता है, क्या मेल्स सेक्स डिगर होते हैं? हाँ, होते हैं, होते हैं। तो पॉडकास्ट को हम यहीं एंड करते हैं। आपको कैसा लगा प्लीज अपनी राय हर क्वेश्चन पर देना। एंड थैंक यू सो मच। Thank you so much. It was so beautiful to talk with you. It was not like a podcast, but like chatting to you and talking to you. It's so good, so good. Thank you so much for the opportunity. थैंक यू। अपनी राय हर क्वेश्चन पर, हर सवाल पर जरूर दीजिए। क्या सोचते हैं आप? और अगर आप चाहते हैं कि हम और ज्यादा बात करें तो आप अपने क्वेश्चंस लिखिए, पार्ट 2 के लिए वोट कीजिए। हम पक्का दूसरा पार्ट जरूर करेंगे।